नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। नवजात शिशु की देखभाल। जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुनते आ रहे हैं 26 जून से। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मीनाक्षी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने आपसे नवजात शिशु की देखभाल किस तरह करनी चाहिए ये बताया। अगर कम वज़न के नवजात शिशु होते हैं तो उनकी देखभाल कुछ ज़रूरी होती है, ख़ास होती है, जो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया। हमने ये भी जाना कि जब शिशु का जन्म हो जाता है तो स्तनपान की शुरुआत कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हुई है स्तनपान को लेकर। लेकिन डॉक्टर साहब ने जितनी बातें बताई, मुझे आशा है मेरे समस्त श्रोताओं को समझ आई होगी कि स्तनपान एक शिशु के लिए कितना ज़रूरी है। वो अमृत समान है। आज हमारे बीच डॉक्टर साहब फिर पधारी हैं। मैं समस्त श्रोताओं की तरफ से डॉक्टर मीनाक्षी, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनका चेतना रेडियो में स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अमूल्य जानकारी दी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे घर में एक अलग सा खुशी का माहौल लेकर आते हैं। इस बारे में क्या क्या भ्रांतियाँ फैली हुई है, अगर कोई दिक्कत हो जाती है हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये सब आपने बहुत अच्छे से हमारे श्रोताओं को बताया। आज मेरा आग्रह रहेगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि जब शिशु हो जाता है तो उसके जन्म के बाद कौन कौन से टीकाकरण करवाने चाहिए, क्योंकि टीकाकरण, जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये कई बीमारियों से हमें बचाता है। तो मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर मीनाक्षी से कि वह हमारे श्रोताओं को शिशु का टीकाकरण कैसे करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं। 90.4 एफएम चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे बच्चों के टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। क्या होता है इम्यूनाइजेशन? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है उसे नवजात कहते हैं, और फिर उसके बाद बचपन तक उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, और उस दौरान उसे बहुत सी बीमारियों का खतरा रहता है। और ये संक्रामक बीमारियां होती हैं जो किसी जीवाणु या विषाणु की वजह से फैलती हैं, और ये बीमारियां इतनी खतरनाक होती हैं कि बच्चे की जान भी ले सकती हैं, और या फिर कोई इस तरह का अपना प्रभाव छोड़ती हैं कि बच्चे में विकृति आ जाती है। जैसे कि हमने देखा था पोलियो। आज से 20-25 साल पहले बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको उस समय में पोलियो हुआ, तो उसकी वजह से लकवा, जिसे हम बोलते हैं, हाथ या पांव, उसमें ऐसी विकृति कि अपाहिज हो जाते थे बच्चे। तो इस तरह की जानलेवा बीमारियां, या उनसे बहुत बड़ा कोई ऐसा खतरा हो जाए जिससे कोई अंग ऐसा प्रभावित हो जाए कि वो जीवन यापन में परेशानी पैदा करे आगे, उन सब बीमारियों से बचने के लिए जीवन प्रतिरक्षा टीके लगाए जाते हैं जन्म से लेकर 5 साल तक। उसे कहते हैं चाइल्ड इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। तो ऐसी जो संक्रामक बीमारियां हैं वो न सिर्फ बच्चों को ऐसी बीमारियों से बचाती हैं, अपितु पूरे समुदाय को ऐसी संक्रामक बीमारियों से बचाती हैं और उस बीमारी को ही कमज़ोर कर देती हैं। तो इसे कहते हैं समुदाय प्रतिरक्षा, हर्ड इम्यूनिटी। यानी कि
अगर बच्चे नवजात शिशु को हम ये वैक्सीन लगवाते हैं तो उसमें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होएगी, साथ में परिवार में, फिर समुदाय में उन बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है और ऐसी बीमारियों का उन्मूलन हो जाता है। जैसे कि हमने सुना होगा छोटी माता स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो चुका, जो चेचक थी जिसके दाग पड़ जाते थे चेहरे पे, अच्छा सुंदर चेहरा भी खराब हो जाता था, कुरूप दिखता था, तो उसका उन्मूलन हो चुका है। इसी प्रकार अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारत को WHO ने 2014 में पोलियो उन्मुक्त घोषित किया है। तो इस प्रकार से जन्म से लेकर और 5 साल तक जो बच्चों को टीके लगाए जाते हैं वो भविष्य में या बचपन में होने वाली जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए लगाए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे टीके हैं जो लगाए जाते हैं और कौन कौन सी बीमारियों के विरुद्ध ये टीके लगाए जाते हैं? तो देखिए, जब माँ गर्भवती होती है तब टेटनस की 2 खुराक लगाई जाती हैं, और अगर 2 बच्चों के बीच में जन्म का अंतर 3 साल से कम होता है तो 1 बूस्टर डोज लगाई जाती है। तो वो आगे बच्चे को भी टेटनस नाम की बीमारी से बचाती है। जैसे उसको हिंदी में या आम भाषा में धनुष बाय बोलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जबड़े में जकड़न आ जाती है, और जो श्वसन तंत्र की मांसपेशियां होती हैं उनमें भी स्पाज्म आ जाता है। तो उसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता और बच्चे की सडन डेथ हो जाती है। तो टेटनस जो है उससे माँ भी बचती है, जो इम्यूनाइजेशन हम गर्भावस्था के दौरान करते हैं, टेटनस के टीके लगाते हैं, और बच्चे को भी उससे प्रतिरक्षा होती है। और कौन सी बीमारियां हैं जो इम्यूनाइजेशन से बच्चे में नहीं होती? लाखों बच्चों की मौत जो है ऐसी जानलेवा बीमारियों से हो जाती है। उनके खिलाफ प्रतिरक्षा देने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। वे बीमारियां हैं डिप्थीरिया, अभी मैंने चर्चा की सबसे पहले टेटनस की, पोलियो की, अब आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? गल घोंटू जिसे बोलते हैं, इस पे गले में एक झिल्ली सी बन जाती है और बच्चा सांस ही नहीं ले पाता, तो उससे भी बच्चे की डेथ हो जाती है। इसी प्रकार पर्टुसिस, हुपिंग कफ जिसे बोलते हैं, काली खांसी, कुकर खांसी के नाम से जाना जाता है। टेटनस जिसे धनुष बाय बोलते हैं। पोलियो जो विषाणु से होती है, वायरस जनित रोग होता है जो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को, न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है और उससे शरीर के किसी भी अंग में लकवा आ जाता है और व्यक्ति आगे के लिए अपाहिज जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। इसी तरह खसरा, मीज़ल्स जिसे बोलते हैं, इसमें भी बुखार होता है, न्यूमोनिया होता है, पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं, और जब ये न्यूमोनिया बिगड़ जाता है तो बच्चे की जान भी ले सकता है। इसी प्रकार हेपेटाइटिस बी जिसमें लीवर की को प्रभावित होता है, लीवर के रोग हो जाते हैं और लीवर पूरा खराब हो जाता है। जापानीज़ एनसीफेलाइटिस, एनसीफेलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस और टीबी जिसे बोलते हैं, न्यूमोकोकल डिजीज़ भी न्यूमोनिया की वजह से होती है। इससे पहले मैंने नाम लिया एनसेफेलाइटिस का, वो मस्तिष्क उसमें प्रभावित होता है और मस्तिष्क की बीमारी होती है। इसी प्रकार हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो होता है, जो उसमें एच इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, तो इसमें भी मेनिंजाइटिस हो जाता है, दिमागी बुखार हो जाता है। और रोटा वायरस के विरुद्ध वैक्सीन लगाते हैं, जैसे में रोटा वायरस से डायरिया हो जाता है तो वो डायरिया रुकता है। इसी प्रकार से रूबेला, तो ये रूबेला भी एक बीमारी होती है, तो मीज़ल्स और रूबेला की वैक्सीन लगती है। तो रूबेला में भी न्यूमोनिया टाइप डेवलप होता है, शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, तेज़ बुखार होती है, और आगे जाकर भी ये जैसे बच्चों में विशेष रूप से मम्प्स और रूबेला प्रजनन अंगों को प्रभावित करते हैं। तो अगर मम्प्स होता है तो आगे पुरुषों में काफ़ी इसके प्रजनन क्षमता को हैम्पर करना या उसमें दिक्कत आती है। इसी प्रकार अगर बालिकाओं में ये वैक्सीन नहीं दी जाती या रूबेला इन्फेक्शन आगे जाकर होता है तो अबॉर्शन होने का खतरा जब वे माँ बनकर बच्चे पैदा करती हैं, या फिर बच्चों में जन्मजात विकृति होना, इस प्रकार की संभावनाएं रहती हैं। तो ये इतनी सारी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, ये संक्रामक
संक्रामक बीमारियां हैं इनसे हम बच सकते हैं। इनके खिलाफ अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लें इम्यूनाइजेशन से, तो उससे इन संक्रामक रोगों के जितने भी जो हमें दुष्प्रभाव पूरी बच्चे पे, नवजात पे, उसके बचपन में और पूरे समुदाय में देखने को मिलते हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो देखिए कैसे होता है ये इम्यूनाइजेशन। ये तो मैंने आपको ये बताया था कि ये कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे वैक्सीनेशन से बचा जा सकता है। अब ये आता है कि जन्म के समय से लेकर और 5 वर्ष तक जब बच्चा होता है तो ये सारी वैक्सीनेशन हम कंप्लीट करते हैं। तो जन्म के समय कौन सी दी जाती है? जन्म के समय देखिए सबसे पहले बच्चे को BCG का टीका लगाया जाता है। BCG एक सिंगल डोज वैक्सीन होती है जो TB के विरुद्ध लड़ने की ताकत देती है। बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन नाम के वैज्ञानिक के नाम के ऊपर इसका नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है, और ये ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। और जन्म होते ही सबसे पहले इसका टीका लगाया जाता है बच्चे के हाथ के ऊपरी हिस्से, जिसे अपर आर्म कहते हैं, उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इसके जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में भी मैं बता देती हूँ। हल्का जैसे दर्द महसूस हो सकता है, सूजन आ सकती है और थोड़ा बुखार भी हो सकता है। तो और दूसरा जो ये कांख होती है, अपनी आम पिट जिसे बोलते हैं आम भाषा में, बगल जो होती है, इसमें जो ग्रंथियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। तो देखिए वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी वैक्सीन में क्या लगाया जाता है। ये जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, जीवाणु या विषाणु, ये इसी बीमारी के जीवाणु और विषाणु होते हैं, उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है, एटीन्यूएटेड बोलते हैं। तो उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है और अनेकों उनके ऊपर परीक्षण होते हैं, जानवरों में लगाई जाती है, और खूब सारे परीक्षण के बाद उनको जब वो पूरे सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं, उसके बाद उस परीक्षण के बाद उस वैक्सीन को लॉन्च किया जाता है। तो ये जो वैक्सीन होती है, जब ये निष्क्रिय डोज जब लगती है, वो एक निर्धारित डोज होती है और निर्धारित समय पर लगती है, और उसके बूस्टर, और वो भी बूस्टर मतलब जो दूसरी तीसरी डोज होती हैं, वो भी निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही लगनी चाहिए, तभी ये प्रभावी होती हैं, अन्यथा इनका प्रभाव नहीं होता। तो ये जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, शरीर में जाकर जब इनकी डोज लगाई जाती है, तो ये जो हमारे रक्त में बहने वाली, यूँ कह दिए पुलिसमैन जो सेल्स होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो उनको पैदा करती हैं। तो उस रोग के खिलाफ एक प्रतिरोधक क्षमता, यानी उस रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। तो जो ही दोबारा कभी उनको TB का बैक्टीरिया मिलेगा, तो खटाक से वो जो रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं हैं वो खड़ी हो जाएंगी और शरीर को उस जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ लड़ेंगी, और उसका वो रोग नहीं हो पाएगा, तो इस संक्रमण शरीर में नहीं फैल पाएगा। तो इस प्रकार से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, तो TB होने की संभावनाएं नहीं रहती। इसलिए जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगाया जाता है। दूसरी है ओरल पोलियो वैक्सीन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये ड्रॉप्स के रूप में पिलाई जाती है, इसलिए इसे ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, और उसकी 0 डोज जन्म के समय पिलाई जाती है। और बाकी जो इसका शेड्यूल होता है, जैसे इसकी फर्स्ट डोज तो 0 डोज हो गई, जिसको हम बोल रहे हैं, वो जन्म के समय होगी। दूसरी जब बच्चा 6 हफ्ते का होगा, तीसरी जब बच्चा 10 हफ्ते का होगा, और चौथी जब बच्चा 14 हफ्ते का होगा, और इसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये फिर तीसरी जो जन्म के समय लगने वाली वैक्सीन है, वो हेपेटाइटिस B की बर्थ डोज है। हेपेटाइटिस B जो होता है एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जो लीवर यानी यकृत जो होता है उसको प्रभावित करता है, और उसमें एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़, मतलब एकदम से बीमारी हो जाए और या फिर उसको धीरे धीरे लीवर की सेल्स को ख़राब करे, तो इस तरह की बीमारी हेपेटाइटिस B में देखने को मिलती है। उसके विरुद्ध प्रभावी जो होती है वो वैक्सीन हेपेटाइटिस B की होती है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, कि जैसे जहाँ इंजेक्शन लगा वहाँ थोड़ा लाल हो जाएगा या फिर दर्द होगा, इस तरह के होते हैं। तो जन्म के तुरंत बाद 3 तरह की जो वैक्सीन्स हैं, एक तो BCG का टीका, दूसरी ओरल पोलियो वैक्सीन, और तीसरी हेपेटाइटिस B की बर्थ डोज।
तो आप ये सुनिश्चित कर लें, अगर डिलीवरी, वैसे तो आजकल संस्थागत प्रसव को ही हम बढ़ावा दे रहे हैं और करीब करीब ये चाहते हैं कि संस्थागत प्रसव ही हो। डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है तो आपके चिकित्सक, जो भी शिशु रोग विशेषज्ञ हों या सामान्य चिकित्सक हों या नर्स हो, जिसने भी डिलीवरी कराई है या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर हो, वो सुनिश्चित करेगा कि उस सेंटर पर आपको जन्म के समय लगने वाली तीनों वैक्सीन लगाकर भेजें। और उसके बाद एक इम्यूनाइजेशन कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड में आगे लगने वाली जो उसकी डोजेज हैं और अन्य बीमारियों के खिलाफ जो मैंने आपको बताई, जैसे रोटा वायरस है, न्यूमोकोकस है, हिब है, एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट है, हेपेटाइटिस बी की बाकी डोजेज हैं, खसरा है, मीजल्स है, रुबेला है, वेरिसीला है, इनकी सब की जो वैक्सीन किस किस समय पर लगनी है, तो वो चार्ट आपको मिलेगा, डेट वाइज उसमें लगा हुआ होगा। वो टीकाकरण सारणी आपको संभाल कर रखनी होती है, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, और समय समय पर बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर टीके लगवाने होते हैं। तो ये तो थी जन्म के समय लगने वाली वैक्सीन्स, और बाकी आपके इम्यूनाइजेशन कार्ड पे नोट की हुई होती हैं। तो ये परिवार में माता का, पिता का और बाकी परिवार के सदस्यों का सबका कर्तव्य है, और हेल्थ केयर वर्कर की ड्यूटी है कि वो हर एक नवजात को इन वैक्सीन को पहुंचाए उन तक और लगाए और इनकी जानकारी दे, इनके बारे में जो भी भ्रांतियां हों, जो भी शंकाएं हों, उनको दूर करे, ताकि हमारे देश में लाखों नवजात की मौत को रोका जा सके और हर्ड इम्यूनिटी, जो समुदाय प्रतिरक्षा है, विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के खिलाफ पैदा की जा सके। तो कई बार क्या होता है कि वैसे तो आजकल जागरूकता इतनी है कि माता पिता स्वयं आगे आकर इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं और इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, परंतु फिर भी अभी भी ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं, वंचित हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाके हैं, जहां इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ बहुत सी भ्रांतियां हैं। जैसे मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूं, तो एक आधी महिला मुझे कभी कभार ऐसी मिल जाती है जो टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती, तो उनको हमारा फ़र्ज है कि हम उनमें जागरूकता फैलाएं। तो कई प्रकार की भ्रांति होती हैं कि वो कहती हैं कि मैडम जी आज तक मैं तो कोई टीको लगवाए ही को नहीं, मारे तो कुछ भी को नहीं हो। तो हमें वो होता है कि हमें उनको बताना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, उन बीमारियों की जानकारी देनी चाहिए। तो आप खुद भी प्रतिरक्षित रहोगे, अपने बच्चे को रक्षा करोगे, समुदाय की रक्षा करोगे। तो इसलिए टिटनस है या जन्म पे के बाद लगने वाली जो वैक्सीन्स हैं वो लगवानी चाहिए, उनमें जागरूकता फैलानी चाहिए। कई बार दर्द का भय होता है कि इंजेक्शन लगेगा तो दर्द होगा, तो उनको समझाना चाहिए कि इतना कोई दर्द नहीं होता। फिर बीमारी का डर कि नहीं मुझे कुछ हो नहीं जाए, कई बार भ्रांति अगर संयोगवश ऐसा हो कि आपने इंजेक्शन लगाया और कोई दूसरी बीमारी होगी, तो कि वो इंजेक्शन लगाने से मुझे ये बीमारी हो गई थी, तो किसी बीमारी का डर हो जाता है, तो उन्हें समझाना चाहिए। या फिर उनको लगता है कि अगर पोलियो की वैक्सीन लगाएंगे तो पोलियो हो जाएगा, तो नहीं, उनको ये समझाना चाहिए कि ये वैक्सीन आप तक पहुंची है तो बहुत से परीक्षणों को पार कर कर पहुंची है, और वो जो स्वास्थ्य संगठन है, WHO, यूनिसेफ हो, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, इन टीकों को पंजीकृत एवं वितरित तभी करते हैं जब वो कठोर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। और जहाँ से वैक्सीन बनती है वहाँ से जहाँ तक पहुँचती है उसको किस तापमान पर रखना चाहिए, कैसे लाभार्थी तक पहुँचाना चाहिए, उसमें जो कोल्ड चेन सप्लाई मेंटेनेंस, उसको बहुत अच्छे से परीक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार का अगर कोई भय या भ्रांति हो तो आपको उसका फर्ज बनता है हर एक हेल्थ केयर वर्कर का, हर एक समाज के नागरिक का, कि वो जो लाभार्थी है उसकी इस तरह की भ्रांति को दूर करे। कई बार नवजात की माँ या उनके परिजनों के मन में ये होता है कि हमारे यहाँ तो आसपास ही ऐसी बीमारी नहीं है, जैसे आपने कह दिया कि ना न्यूमोकोकल वायरस की वैक्सीन है, वो जानकारी लेते हैं, या इन्फ्लुएंजा
बन जाए, दिमागी बुखार है तो कि नहीं मैडम यहाँ है ही नहीं ऐसा तो हम क्यों लगवाएं, मेरे समुदाय में तो है ही नहीं। तो उनको ये बताना चाहिए कि अगर सभी के लगी हुई रहेगी तो पूरे समुदाय में उस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आगे आने वाले समय में उस जीवाणु या विषाणु से अगर आपका बच्चा संक्रमित होगा तो वो उससे लड़ने में सक्षम होगा और वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो रोग होगा ही नहीं। तो उससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो और उस अगर मान लो कुछ हो इन्फेक्शन होता भी है तो उसके दुष्प्रभाव बहुत थोड़े से होंगे और बच्चा उसको रिकवर कर जाएगा। और इसी प्रकार कई बार भ्रांति होती है कि नहीं कोई रोग हो गया, वो ऑटिज्म हो गया या किसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि उसने वो लगवाई थी और उसके खसरे का टीका लगाया था और उसकी ये बीमारी होगी, फलां बीमारी होगी। तो इस तरह की जितनी भ्रांतियाँ होती हैं या अंधविश्वास होते हैं, जैसे चेचक वगैरह के प्रति बहुत अंधविश्वास है कि माता तो धोखने से जाती है और है, तो ऐसा नहीं है। उनके इन अंधविश्वासों को दूर करना चाहिए, इन भ्रांतियों को दूर करना चाहिए और इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। तो इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर है, आशा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र पर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सब का फर्ज है। और ये नेशनल प्रोग्राम चलते हैं जैसे इंद्रधनुष मिशन है, उसमें 7 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण अभियान है कि इसका कवरेज बढ़ाया जाए इम्यूनाइजेशन का। जो प्रतिशत अभी नहीं ले रहे हैं इस लाभ को तो उन तक भी जागरूकता पहुंचाई जाए, संचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न पर विज्ञापन से, रेडियो पर इस तरह की चर्चाओं से और अखबार है, जितने भी सोशल मीडिया या दूसरे प्रिंट मीडिया है, सबसे इस तरह की चर्चा करनी चाहिए। और जिन हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होती है वहाँ के स्वास्थ्य जो कर्मी हैं उनका भी कर्तव्य है कि वो नवजात की सारा वैक्सीनेशन करें और जो रिकॉर्ड है और जो इम्यूनाइजेशन कार्ड है उसके बारे में अच्छे से जच्चा और उसके परिवार वालों को समझाएं कि वो निर्धारित समय पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर वो शेड्यूल टाइम पे नहीं लगवाएंगे तो जो पहले डोज लगी है उसका भी प्रभाव खत्म हो जाएगा। और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको रिपोर्टिंग, मासिक जो रिपोर्टिंग होती है इम्यूनाइजेशन की, वो सही करनी चाहिए, सर्वे सही करने चाहिए, सही टाइम पर पहुंचानी चाहिए, ताकि जो हमें पता चले कि हमारे देश में या हमारे नीचे से शुरू करें तो हमारे एरिया में कितने % कवरेज हो रहा है इम्यूनाइजेशन का और हमें इसको कैसे बढ़ाना है, क्योंकि ताकि समुदाय की जो प्रतिरक्षा है, हर्ड इम्यूनिटी है, वो बढ़े और समुदाय को नियमित टीकाकरण के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, टीकाकरण के प्रति विश्वास पैदा करना चाहिए और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। और जो छोटी मोटी अगर टीके से कोई ऐसा दुष्प्रभाव है, हल्का बुखार है, सूजन है, तो उनके बारे में भी जो हेल्थ वर्कर है उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन समस्याओं का समाधान भी बच्चे के माता पिता को बताना चाहिए नवजात का। और जितनी भी वैक्सीन जहाँ बनती है वहाँ से लेकर और जहाँ हम तक पहुँचती है लाभार्थी तक, तो वहाँ तक की कोल्ड चेन मेंटेनेंस और उसमें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर राष्ट्रीय स्तर और नीचे के लेवल तक, अंतिम व्यक्ति तक जहाँ तक पहुँचती है, हम सबका एक कहीं कर्तव्य है कि हम इस टीकाकरण कार्यक्रम में सब मिलकर अपना सहयोग दें ताकि आगे आने वाला समाज स्वस्थ हो और इस तरह की जानलेवा बीमारियों से वो बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। पुनः आप रोज़ हमारे श्रोताओं को बहुत ही बढ़िया जानकारी देते हैं नवजात शिशु को लेकर, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने श्रोतागण हैं ये अपने आसपास समुदाय में, समाज में ये सारी जानकारियाँ भी दूसरों को अवगत ज़रूर करवाएंगे। आज आपने शिशु का टीकाकरण किस तरह करवाना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इस बारे में जानकारी दी, जो कि शायद हमें बहुतों को मालूम तो होगा लेकिन हमें इसकी पूर्ण जानकारी नहीं थी। एक बार अपने श्रोताओं की तरफ से मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप चेतना रेडियो के स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अमूल्य जानकारी दी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अपने श्रोताओं को बता दूं कि कार्यक्रम समाप्त होने का समय हो चुका है, लेकिन चलते चलते मेरा निवेदन मेरे श्रोताओं से पुनः रहेगा कि आपको किसी भी तरह की कोई भी मन में दुविधा हो या प्रश्न उठ रहे हों, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज करें और हम आपके मैसेजेस को ज़रूर पढ़ के हमारे विशेषज्ञ से जवाब लेकर आपको देंगे। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ भी चीज़ होता है जच्चा या बच्चा को लेके, तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ज़रूर संपर्क करें। तो चलिए झटपट नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। दीप्ति को आज्ञा दें, कुछ और जानकारी लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।